हेलो स्टूडेंट्स आज के सेशन में हम लोग इंग्लिश लिटरेचर के कुछ ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर हमारी हेल्प करेंगे। जैसे आपके एग्जाम है एनटी यूजीसी नेट जेआरएफ सेट और केवीएस पीजीटी या फिर और भी जो पीजीटी हैं उस लेवल पर ये सारे क्वेश्चन जो है आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट अवर सेशन। अगर अभी तक आपने बीएसआई एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द बीएसआई एकेडमी चैनल, जिसके अंदर हम लोग एनटी यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सारे हम लोगों ने लेक्चर्स अपलोड किए और साथ साथ में हमने बहुत सारी ऐसी प्लेलिस्ट क्रिएट की हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कंप्लीट इंग्लिश लिटरेचर की प्लेलिस्ट क्रिएट की है, तो इस प्लेलिस्ट को मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट अवर सेशन। First question is, he that is not with us is against us. He that is not against us is with us. Who said this? तो ये स्टेटमेंट है, बहुत फेमस स्टेटमेंट है। तो ये जो स्टेटमेंट है किसने बोला था? चार्ल्स लैम ने, सैमुअल जॉनसन ने, फ्रांसिस बैकॉन ने, R.W. एमर्सन ने। तो ये जो स्टेटमेंट है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट एंड वेरी फेमस स्टेटमेंट। और ये जो स्टेटमेंट के बारे में काफी बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है। तो ये जो क्वेश्चन एग्जाम में जो आया है ये एनटी यूजीसी नेट जून 2019 के क्वेश्चन पेपर से मैंने लिए हैं। तो आज के जितने भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जून 2019 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जून 2019 में जो क्वेश्चन पेपर आया था जो उस समय किया गया था, तो उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट बता रहा है कि ये स्टेटमेंट किसने बोला था। तो जैसा कि मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ स्टेटमेंट को, ही दैट इज नॉट विद अस is against us, he that is not against us is with us. Okay, तो दिस स्टेटमेंट और ये जो लाइन है ये फ्रांसिस बैकॉन ने अपने एसे ऑफ यूनिटी इन रिलीजन में बोला था। तो फ्रांसिस बैकॉन बहुत फेमस पर्सनालिटी रहे हैं अपने समय के। और ये जो फ्रांसिस बैकॉन है ये इनका जो पूरा अपना बर्थ और डेथ का जो पीरियड है वो 1561 से लेकर 1621 तक रहा है। ही वॉज अ वेरी इंग्लिश फिलोसफर एंड एसेस। तो उन्होंने बहुत फेमस फेमस ऐसे लिखे हैं। तो यहाँ पे फ्रांसिस बैकॉन के इस स्टेटमेंट को लिया है कि ही दैट इज नॉट विद अस इज अगेंस्ट अस, ही दैट इज नॉट अगेंस्ट अस इज विद अस। ओके, तो अब देखिए ये फ्रांसिस बैकॉन के जो स्टेटमेंट को यहाँ पे लिया गया है, तो इसका क्वेश्चन का जो आंसर है वो थर्ड है, दैट इज फ्रांसिस बैकॉन। तो प्लीज मार्क थर्ड एज अ करेक्ट आंसर। थर्ड जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इन विच ऑफ अनीता देसाई नॉवल डज एन इनसेन वाइफ किल हर हस्बैंड। तो अनीता देसाई के किस नॉवल के अंदर, एक्चुअली में अनीता देसाई शी वाज अ वेरी फेमस, शी इज अ वेरी फेमस इंडियन नॉवलिस्ट एंड उन्होंने काफी फेमस नॉवल लिखे हैं। उनके काफी बार उनके जो नॉवल का जो एक तरह से जो बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट भी किए गए हैं। तो किस नॉवल में उनके जो किस नॉवल में एक अपनी एक लेडी ने अपने हस्बैंड को एक तरह से मार दिया था, तो ये हमें बताना है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं, वॉइस इन द सिटी, इन कस्टडी, क्राई, द पिकॉक, मैमू गार्डन नर बॉम्बे। तो यहाँ पर ये चार नॉवल हैं अनीता देसाई के। तो इन अनीता देसाई के नॉवल में हमें बताना है कि किस नॉवल के अंदर एन इंसेंट वाइफ किल हर हस्बैंड। तो यहाँ पर अगर देखा जाए इसमें अनीता देसाई जो है, अनीता देसाई इज एन इंडियन नॉवलिस्ट एंड बुकर प्राइज नॉमिनी। शी received a Sahitya Academy Award in 1978 for her novel Fire on the Mountain. She won the British Guardian Prize for the Village by the Sea। तो उनके नॉवल जो एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो उनको जो साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 1978 में मिल चुका है। और जिस नॉवल के लिए उनको मिला है उस नॉवल का नाम है फायर ऑन द माउंटेन। इसी तरह से ब्रिटिश गार्जियन प्राइज भी उनको मिल चुका है और किस नॉवल के मिला है, द विलेज बाय द सी। और उनका जो फर्स्ट नॉवल था जो कि उन्होंने 1963 में पब्लिश किया था, वो नॉवल जो था उसका नाम था क्राई द पीकॉक। तो यहाँ पर अनीता देसाई ने बताया है कि अनीता देसाई के जो टाइटल नॉवल का जो पहला उनका जो पहला नॉवल था क्राई द पीकॉक, उसमें एक इंसेन वाइफ ने
अपने हस्बैंड को किल कर दिया था। तो जो वो लेडी थी, जो वाइफ थी, शी इज लिटिल बिट, आप कह सकते हैं कि थोड़ा उसके अंदर मेंटल डिस्टेबल थी। तो उसको जब वो जैसे से बड़ी हुई तो उसके बचपन में किसी ने प्रोफेसी की थी, कि इसे एक भविष्यवाणी की थी कि जब भी ये लेडी जब अपनी मैरिज की 4th ईयर में होगी, तो इसका और इसके हस्बैंड का आपस में मैरिज को लेकर काफी, एक तरह से बोला जाएगी, काफी लड़ाई हो जाएगी। तो उस टाइटल में उन्होंने इस टाइटल लिया है क्राई द पिकॉक, और वहां पर उसने अपनी उस लेडी ने अपने हस्बैंड को किल कर दिया था। तो अनीता देसाई जो है, ये बहुत फेमस रिनाउंड इंडियन नॉवलिस्ट हैं, और इनकी जो डॉटर है किरण देसाई, वो बुकर अवार्ड भी मिल चुका है उनको। और उसके लिए मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ किरण देसाई के बारे में। तो अनीता देसाई, शी इज अ मदर ऑफ किरण देसाई। और अनीता देसाई के और भी जो बहुत मेजर वर्क हैं, जैसे द जिगजैग वे विच वाज पब्लिश इन 2004, फास्टिंग फीस्टिंग 1999, द जर्नी टू एथिका 1995, इन कस्टडी 1984, द विलेज बाय द सी 1982, क्लियर लाइट ऑफ डे 1980, then Game at Twilight 1978, Fire on the Mountain, which was published in 1977, Where Shall We Go This Summer 1975, The Peacock Garden 1974, Bye Bye Blackbird, which was published in 1971, and his first novel, that is Cry the Peacock, which was published in 1963. तो इस क्वेश्चन के अंदर भी जो भी दिया गया है, जितने भी ऑप्शन थे, वो सारे ऑप्शन जो थे अनीता देसाई के नॉवल थे, वो आप इनमें देख लीजिएगा, वो आपको मिल जाएंगे। तो ये जिसका जो करेक्ट आंसर है, इन विच ऑफ द अनीता देसाई नॉवल डज द इनसेन वाइफ किल हर हस्बैंड, जो करेक्ट आंसर जो है वो है थर्ड, दैट इज क्राई द पीकॉक। सो प्लीज मार्क थर्ड एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ जेन ऑस्टिन वाज अबैंडन्ड अनफिनिश्ड। तो इनमें से कौन सा नॉवल तो था जैन ऑस्टिन का, वो अनफिनिश रह गया था, जिसको वो कंप्लीट नहीं कर पाई थी, हमें बताना है। जैसे चारों के चारों नॉवल जो हैं ये जेन ऑस्टिन के हैं, जैसे नॉर्थिंगर एबी, परसुएशन, द वॉटसन, द एमा। ओके, तो ये सारे इनमें से 3 नॉवल जो हैं वो बहुत फेमस रहे हैं, और एक वर्क जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया। तो आप वीडियो को पॉज करके इनके आंसर्स को देने की कोशिश करिएगा। तो चलिए जरा देखते हैं। तो देखिए, ये सारे नॉवल जो है मैंने इनके ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिख दिए हैं और आपको बता भी दिया है। तो देखिए, इनका जो मैक्सिमम जो वर्क है, काफी ऐसे वर्क हैं जेन ऑस्टन के जो उनकी डेथ के बाद हुआ था, जैसे नॉर्थिंगर एबे, परसुएशन। तो ये दोनों जो नॉवल हैं उन्होंने आफ्टर उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुए थे, नॉर्थिंगर एबे और परसुएशन। इसी तरह से द वॉटसन जो नॉवल है उनका, ये अनफिनिश रह गया था, जिसको उन्होंने 1803 और 1804 के आसपास जो है वो स्टार्ट किया था, बट इट रिमेन अनफिनिश। और एमा जो है उनका जो फेमस नॉवल है वो उनकी जीवन काल में ही रहा, तो 1815 में वो पब्लिश हो भी गया था। तो इसके अलावा जेन ऑस्टन के बहुत सारे और भी नॉवल रहे हैं इसके अलावा, तो उनको मैं जरा आपको बता देता हूँ। जैसे सेंस एंड सेंसिबिलिटी 1811, प्राइड एंड प्रेजुडिस 1813, मैन्सफील्ड पार्क 1814, और लेडी सुजैन जो कि उनकी डेथ के बाद 1871 में पब्लिश हुआ था। तो ये सारे जो वर्क हैं वो जेन ऑस्टन के हैं, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, प्राइड एंड प्रेजुडिस, मैन्सफील्ड पार्क, ओके, और लेडी सुजैन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो थर्ड है, द वॉटसन। सो प्लीज मार्क थर्ड एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फोर्थ, who is the author of the short story The Ghost of the Firoshabad। तो इनमें से जो 4 ऑप्शन हैं, इस शॉर्ट स्टोरी को द घोस्ट ऑफ द फिरोजाबाद को किसने लिखा है? विक्रम सेठ, वीएस नायपॉल, किरण देसाई एंड रोहिंटन मिस्त्री। ओके, तो ये हमें बताना है। तो ये देखिए, सारे के जितने भी नॉवल हैं, जितने भी इसमें राइटर्स और ऑथर्स के नाम लिखे हैं, वो इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करते हैं। तो विक्रम सेठ, राइट नाउ ही इज लिविंग इन द लंदन। वीएस नायपॉल, उनका भी हाल में ही उनकी डेथ हुई है। किरण देसाई, ये मैंने अभी इनको बताया कि आप अनिता देसाई की डॉटर हैं। रोहिंटन मिस्त्री, ये एक कैनेडियन इंडियन बॉर्न नॉवलिस्ट है, जो कि इंडिया में बॉर्न हुए और कनाडा में जाके इमिग्रेट हो गए, रिसेटल हो गए। तो इनमें से देखा जाए तो रोहिंटन मिस्त्री जो है इंडियन बॉर्न कैनेडियन राइटर है, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर भी है, जिन्होंने जो ये फिरोजाबाद की जो शॉर्ट स्टोरी है ये लिखी भी है। तो ही वॉज अवॉर्डेड द
नेशनल इंटरनेशनल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 2012। ओके, तो इसको आप पढ़िएगा, याद रखिएगा। वैसे इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं। तो नेशनल इंटरनेशनल प्राइज इन लिटरेचर इन्होंने 2012 में जीता है। द टेल्स फ्रॉम फिरोजाबाद वाज अ कलेक्शन ऑफ 11 शॉर्ट स्टोरी, जो कि पब्लिश की गई थी 1987 के आसपास। उसको दोबारा से यूएस के अंदर पब्लिश किया गया है। उसका टाइटल रखा गया था स्विमिंग लेसन एंड द अदर स्टोरी फ्रॉम द फिरोजाबाद। तो अगर ये आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो टाइटल है जो रोहिंटन मिस्त्री ने पब्लिश किया था, ये यूएस में दोबारा पब्लिश किया गया था, बट उसका टाइटल चेंज किया कर दिया था। उसका टाइटल था वहां पे स्विमिंग लेसन एंड द अदर शॉर्ट स्टोरी फ्रॉम द फिरोजाबाद। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा रोहिंटन मिस्त्री है। इसके अलावा रोहिंटन मिस्त्री के और भी बहुत वर्क है, जैसे सच अ लॉन्ग जर्नी विच वॉज पब्लिश इन 1991, अ फाइन बैलेंस विच वॉज पब्लिश इन 1995, फैमिली मैटर विच वॉज पब्लिश इन 2002, सर्चिंग फॉर स्टीवनसन 1994 में पब्लिश किया गया था, द स्क्रीम विच वॉज पब्लिश इन 2006 में। तो ये सारे जो नॉवल हैं, सारे जो वर्क है वो रोहिंटन मिस्त्री के हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा फोर्थ है। तो प्लीज मार्क फोर्थ एज अ करेक्ट आंसर, जिसका जो टाइटल है द घोस्ट ऑफ द फिरोजाबाद का जो शॉर्ट स्टोरी है, जो कि कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी है, तो इसको लिखा गया है रोहिंटन मिस्त्री ने। अब लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये इंग्लिश से भी ताल्लुक रखता है, इंग्लिश से रिलेटेड भी है, साथ में ये काफी क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस से पूछा जाता है। व्हाट वाज द ग्राम्सी टर्म फॉर द कल्चरल कंसेंसस सपोर्टिंग द कैपिटलिज्म। तो ये एंटोनियो ग्राम्सी जो है ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं। तो इन्होंने बताया था कि जो कैपिटलिज्म जो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, उसका मेन जो जरिया है, जो टर्म है, उन्होंने किस टर्म को बताया है? मोनोपोली, आइडियोलॉजी, डिस्कोर्स या फिर हेजमनी। तो एंटोनियो ग्राम्सी ने जो कैपिटलिज्म को बताया कि भाई जो बाकी कंट्रीज के अंदर कैपिटलिस्ट सोसाइटीज के अंदर ये जो कैपिटलिज्म फैला हुआ है, इसका जो मेन जो रीजन है वो हमारे यहाँ का कल्चर है। और ये जो कल्चर आता है ये हेजमनी, यानी एक तरह से उस पर्टिकुलर जो कैपिटलिस्ट लोग जो होते हैं, हमारी सोसाइटी को, हमारे स्ट्रक्चर को उन्होंने इस तरह से क्रिएट किया है कि हमारे यहाँ पे उन्होंने हमारी सोसाइटी के, हमारी बिलीफ्स को, उसको हेजमनी यानी एक तरह से उसके ऊपर पूरा अधिकार है। तो इसमें इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं आपको बता ही चुका हूं, फिर भी इसका जो मेन एक्सप्लेनेशन है जरा देख लेते हैं। तो एंटोनियो ग्राम्सी वाज एन इटालियन मार्क्सिस्ट हु रॉट वाइडली ऑन द पॉलिटिकल थ्योरी पे इन्होंने बहुत लिखा है। और ये इनकी जो डेथ हुई थी वो जेल में हो गई थी, क्योंकि इनको बाद जेल में इन्होंने इस तरह की राइटिंग की वजह से इनको जेल में डाल दिया गया था। और ही इज वेल नोन फॉर हिज थ्योरी ऑफ कल्चरल हेजमनी। तो कल्चरल हेजमनी के ऊपर इनको इनका काफी वर्क है, और इसको इसी के लिए इनको जाना भी जाता है। और जो कल्चरल हेजमनी जो टर्म है, what is the meaning of cultural hegemony? So dominations of culturally diverse society by the ruling class who manipulate the culture of that society, that is the meaning of cultural hegemony. तो कल्चरल हेजमनी अगर देखा जाए तो जिसमें आपकी जो रूलिंग क्लास होती है, और रूल्ड क्लास होती है, एक रूलिंग क्लास होती है। तो जो भी किसी भी सोसाइटी के जो भी लोग होते हैं, जैसे अगर मैं बोलूँ आपकी पूरी सोसाइटी है, तो उसमें से टॉप लेवल के जो लोग हैं वो जो कि हार्डली 1 से 2% लोग होते हैं, जो कि आप अमीर बोल सकते हैं या फिर जिसको भी आप टर्म देना। तो ये जो लोग होते हैं, इन्होंने हमारी रूल्ड सोसाइटी को इस तरह से रख रखा है, जैसे अगर आप इसे रूलिंग क्लास बोलेंगे, तो यहाँ पर ये है, ये रूल्ड क्लास है। तो ये यहाँ की सोसाइटी को इस तरह से एक तरह से रूल करते हैं कि इन्होंने यहाँ की डाइवर्स की सोसाइटी को इस तरह से बनाया है कि वहाँ की सोसाइटी के कल्चर को मैनिपुलेट कर सके। जैसे स्कूल बनाए हैं, आपकी इंडस्ट्रीज बनाई हैं जिसके अंदर यही लोग काम करते हैं। तो ये यहाँ के जो रूलिंग क्लास के जो लोग हैं, इस तरह से रूल सोसाइटी पे अपना एक तरह से कल्चरल हेजमनी के द्वारा पूरे के पूरे कंप्लीट इन लोगों पे राज करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको मैं बता ही चुका हूँ, इट्स अ हेजमनी। सो द करेक्ट आंसर, द एंटोनियो Gramsci term for the cultural consensus supporting the capitalism is related to the cultural hegemony, which is the correct answer. So please mark fourth as a correct answer. Okay. So student, this is all about today's session. If you have any question, you can ask me,
और आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिख के बोल सकते हैं। और प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली फ्रेंड के साथ। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई विल मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। और अगर अभी तक आपने BSI अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब द चैनल। सो एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, एंड आई विल मीट you again in the next lecture. Thank you very much. Thanks a lot.